वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि लाइट का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका क्या रोल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी रिडक्शन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के अंदर, जो कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के ड्यूरिंग, डार्क रिएक्शन के ड्यूरिंग जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। क्लियर हो गया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का रोल था। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अगर नहीं होगी तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ऑब्वियसली जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल। फिर जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है अर्थ के ऊपर, 10% अर्थ के ऊपर फोटोसिंथेसिस हो रही है बाय द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। बाकी जो 90% है वो ओशंस के अंदर हो रही है, लेक्स के अंदर हो रही है और पॉन्ड्स के अंदर हो रही है। अब इक्वेटिक फोटोसिंथेसिस जो है, जो वाटर के अंदर हो रही है, उस वो कौन करवा रहा है, वो मुख्तलिफ जो है वो सियानोबैक्टीरिया हैं, और बाकी जो है फोटोसिंथेटिक जितने भी प्रोटोजोआ हैं वो करवा रहे हैं, प्रोटिस्ट जो हैं। एक्वेटिक फोटोसिंथेसिस जो है वो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व फॉर्म में ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट से ले सकते हैं, या सॉल्युबल जो कार्बोनेट्स हैं वो सोर्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट आर प्रेजेंट इन वाटर। वाटर के अंदर ये बाइकार्बोनेट्स, सॉल्युबल कार्बोनेट्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और वाटर के अंदर ये सारे सोर्सेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। अब एयर जो है आपका एमसीक्यूज है कि एयर के अंदर कितने परसेंट पाई जाती है जी कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 से 0.04% तक होती है। और फोटोसिंथेसिस जो है वो जो लैंड के ऊपर हो रही होती है, तो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स हैं वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है लीव्स के अंदर स्टोमेटा के थ्रू, और फिर जो है वो एंटर होके ये डिज़ोल्व हो जाएगी वाटर में, और फिर इसको जो मीज़ोफिल सेल्स हैं उनकी वॉल्स क्या कर लेंगी, क्विकली एब्जॉर्ब कर लेंगी, और मीज़ोफिल जो सेल्स हैं उनके अंदर फिर फोटोसिंथेसिस होगी। अब 1 to 2% जो है वो लीव का सरफेस एरिया होता है, बट सरफेस एरिया तो लीव का 1 to 2% है, लेकिन जो है वो जितना जो है वो साइज़ जो है वो किसी भी चीज़ का कम होता है तो उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होता है। तो लीव का सरफेस एरिया तो कम है, बट इनका जो एब्जॉर्प्शन रेट है गैसेस को डिफ्यूज़ करने का जो है वो बहुत ज़्यादा है। गैसेस को डिफ्यूज़ करने का जो इनका प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट। अच्छा, उसके अलावा जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना ही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो गैसेस को का डिफ्यूजन जो रेट है वो बढ़ जाएगा। और एंट्री जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की लीव्स के अंदर डिपेंड करती है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के ऊपर। जब जैसे कि आपको पता है कि डे टाइम के अंदर स्टोमेटा ओपन होते हैं तो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ होगी, और नाइट टाइम के ऊपर क्योंकि स्टोमेटा क्लोज होते हैं, दैट्स वाई नाइट टाइम के ऊपर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती। अब स्टोमेटा क्या होते हैं, ये एडजस्टेबल पोर्स होते हैं। स्टोमेटा जो है वो गार्ड सेल्स के जो है, अगर आप देखें तो जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, इस एपिडर्मिस के अंदर कुछ बीन शेप जो है वो गार्ड सेल्स होते हैं। ये बीन शेप, इस जो ओपनिंग है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब जो लाइट जो है वो ड्राइविंग एनर्जी के तौर पे काम करती है। लाइट किस तरह जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो लाइट एनर्जी की फॉर्म कौन सी फॉर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म है, इसको हम रेडिएशंस भी कहते हैं। लाइट के अब दो डुअल बिहेवियर होता है, ये एज अ वेव भी काम करती है, एज अ पार्टिक फोटोन्स भी करते हैं। तो यहाँ पर हम लाइट का जो बिहेव पढ़ेंगे वो फोटोन्स होगा, फोटोन्स की फॉर्म में ये बिहेव करती है। उसके बाद जो है विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो, जो प्लांट्स जो है जिसको एब्जॉर्ब करते हैं जिस लाइट की वेवलेंथ को, विजिबल लाइट, उसकी रेंज कितनी है, वो 380 से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है। अब 100% जो लाइट आ रही होती है ना, प्लांट्स उस 100% उसको एब्जॉर्ब नहीं करते, उसको जस्ट 1% एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी जो 99% है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर वो ट्रांसमिट हो जाती है। अब ऐसा ग्राफ जो हमें रिलेटिव एबिलिटीज़ बताए मुख्तलिफ फ़ोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ नोन एज एक्शन स्पेक्ट्रम। मतलब ऐसा ग्राफ जो हमें ये बताए कि मुख्तलिफ फ़ोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जब मुख्तलिफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी उनका डिफरेंट होता है। तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम। और एक्शन स्पेक्ट्रम को सबसे पहले जो है वो किस साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, TW एंजलमैन, जिसने वर्क किया था स्पायरोगायरा के ऊपर। स्पायरोगायरा एक ब्लू ग्रीन एल्गा है, और स्पायरोगायरा जो है उसने किस तरह इसके ऊपर काम किया, ये अगर यहाँ पे डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे तो स्पायरोगायरा के ऊपर ना मुख्तलिफ कलर्स की वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उसको स्ट्राइक किया गया, और चेक किया गया कि किस लाइट के पार्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कंज्यूम हो रही है और ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ हो रही है।
जिस तरफ जो है वो जिस पार्ट की तरफ ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा था वहाँ पर एरोफिलिक या एरोबिक बैक्टीरियम वहाँ मूव करते गए। देखा ये गया कि स्पायरोगायरा के जो ब्लू पार्ट है यहाँ पर, इस पार्ट के अंदर ज़्यादा एरोफिलिक या एरोबिक बैक्टीरिया मूव कर रहे थे और रेड पार्ट की तरफ जो है वो ज़्यादा मूव कर रहे थे। क्लियर हो गया? इट्स मीन कि इन पार्ट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, ऑक्सीजन ज़्यादा बन रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। इसका मतलब है जो 700 वाला पार्ट है और 400 के बाद वाला पार्ट है, वो यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम है। तो अब हम देख लेते हैं ग्राफ से। ये जो ग्राफ है हमारे पास, इस ग्राफ को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और ये वाला ग्राफ जो है वो एक्शन स्पेक्ट्रम है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ वो जिसके अंदर मुख्तलिफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मुख्तलिफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें दो ग्राफ है हमारे पास, एक तो एक्स एक्सिस के ऊपर वेवलेंथ है और वाई एक्सिस के ऊपर एब्जॉर्प्शन है। दो ग्राफ है क्लोरोफिल ए का एंड क्लोरोफिल बी का। अब क्लोरोफिल ए का जो ग्राफ है ना वो ब्लू कलर का है, उसकी अब देखें तो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन पीक्स हैं, एक यहाँ पे है, उसकी एक पीक यहाँ पे है। अब ये पीक जो है वो 400 के बाद है, मतलब ये ब्लू वाला पार्ट आता है ना, इसके अंदर ये वाला ब्लू पार्ट आता है। और दूसरी जो पीक है वो 700 से पहले है, तो इसके अंदर 600 से 700 तक दूसरी पीक तकरीबन ये 680 तक जब हमें मिल रही है और ये जो है वो रेड पार्ट है लाइट का। इट्स मीन क्लोरोफिल ए विल हैव मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक्स ऑन ब्लू लाइट एंड एज वेल एज ऑन रेड लाइट। अब क्लोरोफिल बी का ग्राफ देखें तो वो उससे मुख्तलिफ है। अब ये देखें तो ये वाली लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है 480 के राउंड अबाउट और दूसरी पीक यहाँ पे हमें मिल रही है और ये जो है वो 650 के राउंड अबाउट है। तो क्लोरोफिल जो बी है वो मुख्तलिफ कलर जो है वो लाइट का उसको अब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये एब्जॉर्प्शन तो मुख्तलिफ पिगमेंट्स मुख्तलिफ लाइट को करते हैं, फिर हमने ये देखना है कि ये जो किस लाइट के पार्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। अब जितने भी एसेसरी पिगमेंट्स होंगे, क्लोरोफिल बी हो गया, अब बाकी कैरोटीनाइड्स होंगे, वो एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी दे देंगे क्लोरोफिल ए को और क्लोरोफिल ए फिर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है उसको इनिशिएट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ है ये वाला, और ये ग्राफ कौन सा है, एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम में भी देखें हमें पीक्स मिल रही हैं, किधर पीक मिल रही है और एक पीक जो है वो इधर मिल रही है। और यहाँ पे आप देखें तो इट्स मीन के जो फोटोसिंथेसिस है वो ज़्यादा मैक्सिमम हो रही है ब्लू पार्ट के अंदर और उसके बाद हो रही है रेड पार्ट के अंदर हो रही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस पार्ट के अंदर भी तो कुछ ना कुछ हो रही है फोटोसिंथेसिस। हालांकि क्लोरोफिल ए तो एब्जॉर्ब नहीं करता है ये ग्रीन और येलो लाइट की वेवलेंथ को, फिर इस पार्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस क्यों हो रही है? बिकॉज ये वेवलेंथ ऑफ लाइट बाकी सेंसिटिव पिगमेंट्स ने एब्जॉर्ब की है और एब्जॉर्ब करके ये दे दिया है क्लोरोफिल ए को और क्लोरोफिल ए ने फिर रिएक्शन को क्या किया, स्टार्ट किया। अब आपका फिर कंपैरिजन आ जाता है कि जो दोनों जो पी हैं ग्राफ हैं इनके अंदर अगर आप देखें तो दोनों का डिफरेंस क्या है। तो क्लोरोफिल जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और एक्शन स्पेक्ट्रम है, इन दोनों को हम अगर कंपैरिजन करें इन दोनों ग्राफ के अंदर, अभी जो हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम है, इस एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर अगर हम देखें तो जो पीक्स हैं यहाँ पर क्या हैं, ब्रॉडर पीक्स हैं इसकी निस्बत। और लेकिन जो अगर हम इसकी बात करें कि जो ये वैली है, ये वैली यहाँ पर जो है वो क्या है, नैरो है, इतनी ज़्यादा डीप नहीं है। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसके अंदर ये वैली जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है। जी कोई क्वेश्चन हो आपका इस लेक्चर से रिलेटेड तो बेटा आप पूछ सकते हैं।